जय हिंद दोस्तों। हम लोग नर जनन तंत्र के अब नए टॉपिक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सेमिनल वेसिकल के बारे में, शुक्राशय के बारे में। सेमिनल वेसिकल को सेमिनल ग्लैंड भी कहते हैं। सेमिनल ग्लैंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल रिप्रोडक्शन में, नर जनन तंत्र में। चलिए आज उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग अध्ययन क्या क्या कर चुके हैं एक बार फिर से क्विकली रिवीजन कर लें। सबसे पहले विल्सन के बारे में हम लोग देखे थे, टेस्टिस के बारे में देखे थे, उसके बाद पेनिस के बारे में जिसको लिंग कहते हैं, सीसन कहते हैं, उसके बारे में देखे थे, पूरा विस्तार से अध्ययन किए थे। उसके बाद स्पर्म कहाँ बनता है तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, उसका पूरा विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़िए। आगे क्या, इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस में क्या होता है, स्पर्म का स्टोरेज होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए। अब इसके बाद फिर स्पर्म को ढोने वाली जो नली है, वास डिफरेंस, उसके बारे में अध्ययन कर लिए। अब देखिए क्या है कि अब नली जब आगे की ओर बढ़ेगी, मतलब जब स्पर्म आगे की ओर बढ़ेगा तो उस रास्ते में क्या क्या मिलता है, तो 3 तरह की ग्रंथि आएगी। तो एक ग्रंथि का नाम है सेमिनल वेसिकल या सेमिनल, इसको ग्लैंड भी कहते हैं, ग्रंथि भी कहते हैं, जिसको शुक्राशय कहते हैं। तो आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आगे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर कॉपर्स ग्लैंड है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और इस तरह से क्या होगा कि नर जनन तंत्र पूर्णतः कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक चीज़ को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायग्राम के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो है शुक्राशय, ये 5 से 10 सेंटीमीटर लंबा और 3 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, ठीक है। और चूंकि पुरुष में 2 वास डिफरेंस होता है, 2 टेस्टिस। ये पुरुष जो है, जैसे हम शुरू में ही बताए थे, ये जो क्या है, ये लिंग है, और ये इधर क्या था, किडनी, यहाँ पे किडनी था, ये यूरेटर था, और यहाँ पर चलिए तेजी से देखते हैं। यहाँ पे टेस्टिस था, टेस्टिस से वास डिफरेंस निकला है ना, ये क्या निकला, वास डिफरेंस, और ये यहाँ पे आके मिला इससे। इसी ढंग से यहाँ पर ये टेस्टिस होगा विल्सन, और यहाँ पे आके मिलेगा। तो ये जो है, ये क्या है, ये शुक्रवाहिनी है, ये जो शुक्राणु को ढोकर ले जाएगा। और ये जो टेस्टिस है, जिसको विल्सन कहते हैं, यहाँ पे शुक्राणु को बना था, और विल्सन के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बना था, और इपीडिडाइमिस में स्टोरेज हुआ था। अब देखिए इस नली होकर जब जाएगा तो रास्ता, चूँकि 2 टेस्टिस है तो एक है, मान लीजिए 1 2 नंबरिंग कर दिए, बायां साइड और दायां साइड, दोनों साइड अलग अलग है। इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इस नली का कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। चलिए देखिए अब समझ में आ रहा है, कलर चेंज कर दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या है, ये ढोके ले जाता है, तो रास्ते में क्या मिलता है उसी का नाम है शुक्राशय। तो यहाँ पर चूंकि 2 है, टेस्टिस 2 है, पाइप जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 2 है, 1 और 2, इसलिए इसकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब ये पाया कहाँ जाएगा, ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है, ये जो पेट का रीजन है उसी में पाया जाएगा। और ये कहाँ पर होता है, तो यूरिनरी ब्लैडर, जो मूत्राशय होता है, और रेक्टम, उसके बीच में स्थित होता है। अब देखिए इसको डायग्राम के द्वारा समझें थोड़ा सा। कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए ये है, ये क्या है, ये जो लग रहा है कि जैसे अगर हम लोग देखें तो लगता है नारियल है ना, ये मूत्राशय है। ये क्या है, मूत्राशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। और ये जो है, ये भूरा कलर का जो दिख रहा है, ये है रेक्टम, मलाशय, जहाँ पर क्या होता है कि पैखाना जमा होता है। तो यहाँ पर मूत्र जमा होगा, यहाँ पर पैखाना जमा होगा, और दोनों के बीच में ही ये नली जो निकल रहा है, वास डिफरेंस, दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर एक क्या है, एक लंबा चौड़ा नली है, ग्रंथि है, और इसी का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल या शुक्राशय, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो इसका देख लिए, लोकेशन देख लिए, मूत्राशय और मलाशय के बीच में पाया जाता है। इसकी लंबाई 5 से 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 3 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बात यह है कि अब ये करता क्या है ना, ये इसका लोकेशन देख लिया। अब इसका काम देख ले, काम देख लिए तो नाम तो जाने गए, अब काम देख लिए तो समझ में पूरी तरह से बात आ जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इस नली के अंदर क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। ये टिश्यू के बारे में हम लोग अलग से देखेंगे। अब देखिए ये जो लिक्विड निकालता है, तो सीमेन, यहाँ से जो टेस्टिस से जो निकलेगा, तो टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा। अब स्पर्म में क्या होता है कि ये सब फ्लूइड सब उसमें मिलते जाएगा। यहाँ से शुक्राणु निकला, तो शुक्राणु सिर्फ शुक्राणु अकेले नहीं रहता है, इसके बाद इसमें सेमिनल वेसिकल का कुछ फ्लूइड रहेगा, कुछ प्रोस्टेट ग्लैंड का रहेगा, कुछ
कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड रहेगा, और सब वो सब जो तरल पदार्थ मिलेगा तो सब मिल के बनाएगा सीमेन। तो शुक्राणु और वीर्य में अंतर होता है, ठीक है, शुक्राणु अलग है, वीर्य अलग है। शुक्राणु में जब फ्लूइड सब मिल जाता है, जब ये सब जो तरल पदार्थ मिलता है तो उसका नाम सीमेन हो जाता है। तो ये जो सीमेन निकलेगा बाहर, उसमें 70% तरल पदार्थ का निर्माण सिर्फ यही करता है, कौन? ये शुक्राशय, ठीक है। अब देखिए ये क्या क्या करता है, इसमें कौन कौन सा पदार्थ निकालता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा है। तो पहला अल्कलाइन फ्लूइड निकालता है, क्षारीय तरल पदार्थ। तो ये क्षारीय तरल पदार्थ क्या करता है कि जब पुरुष का सीमेन फीमेल के वेजाइना में प्रवेश करेगा, तो सोचिए कि फीमेल का वेजाइना है, मादा योनि या पुरुष का जो जनन मार्ग है, ये जो पेनिस है, तो पेनिस से तो दोनों काम करते हैं, पेशाब भी करते हैं और इसी होकर स्पर्म भी निकलता है, सीमेन भी निकलता है। तो इस रास्ते से तो दोनों काम हो रहा है ना। जब इस होकर पेशाब निकलेगा, मूत्र निकलेगा, तो इस रास्ता में तो पेशाब तो ऐसा नहीं है कि पेशाब कर लिए उसके बाद क्या है, अंदर का भाग साफ हो गया, अंदर में तो पेशाब का कुछ बूंद अटका रहेगा। क्योंकि जिस रास्ता होकर यूरिन निकलेगा, जिस रास्ता होकर पेशाब बाहर निकलेगा, तो वो रास्ता तो भिंगा के आएगा, तो उस रास्ता में तो रहेगा ही, तो उसमें तो एसिडिटी रहेगी, उसमें तो अम्ल का गुण कुछ रहेगा। अम्ल क्या करेगा, इस शुक्राणु को मार देगा। क्योंकि एसिड अगर डाल देंगे शुक्राणु पे तो शुक्राणु छटपटा के मरेगा कि नहीं, छटपटा के मर जाएगा। दूसरा बात है कि जिस वेजाइना के अंदर प्रवेश करेगा, ये मान लीजिए कि योनि है फीमेल का, ये फीमेल का योनि है, तो इस योनि में जो प्रवेश करेगा कौन, पेनिस, तो योनि में भी तो मूत्र मार्ग होता है, तो वहाँ भी एल्कलाइन जो एसिडिटी है, वहाँ भी जो अम्लीयता उसको भी समाप्त करता है, कौन, ये जो एल्कलाइन फ्लूइड निकलता है, क्षारीय तरल पदार्थ। तो क्षारीय तरल पदार्थ का काम होता है पहला नंबर, यूरेथ्रा और वेजाइना के अंदर की अम्लीयता को समाप्त करना। देखिए कितना ये नेचर का करिश्मा, देखिए ये जो प्रकृति का कितना बड़ा करिश्मा है कि शुक्राणु आने वाला है, तो शुक्राणु आने वाला उससे पहले रास्ता पूरा साफ करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीफ गेस्ट आ रहे हैं, उससे पहले पूरा एकदम रोड सब साफ हो रहा है, पूरा रास्ता नीट एंड क्लीन हो रहा है, और उसके के कोई मुख्य अतिथि गुजरेंगे, उसी ढंग से लगता है कि शुक्राणु इसी का गुजरेगा इस रास्ता होकर, इसलिए पहले उसको साफ कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ ये जो पाइप है, तो इस पाइप होके तो क्या निकलेगा, स्पर्म निकलेगा, जिसको सीमेन हम लोग कहेंगे। चूँकि यहाँ तक स्पर्म था, अब उसमें फ्लूइड मिलेगा तब सीमेन हो जाएगा, तो सीमेन बाहर निकलेगा, इसमें तो शुक्राणु रहेगा। अब शुक्राणु जब बाहर निकलेगा तो ये तो मरे नहीं, इसलिए क्या करता है, इस रास्ता को पूरी तरह से साफ करता है, धो धा के क्लीन। तो धोने के लिए क्या करता है, एल्कलाइन फ्लूइड का उपयोग करता है, जिसमें अम्लीयता सब खत्म करे। सोचिए कितने प्रकृति का क्या करिश्मा है। उसके बाद होता है प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है, इस जो तरल पदार्थ निकलता है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। अब देखिए हमारे शरीर का एक अजीब सा सिस्टम है, और ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल, बहुत ही लाभदायक है कि हमारे शरीर में क्या है कि रोग से लड़ने की ऑटोमेटिक क्षमता है, रोग प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली है, जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अभी कोरोना का समय है, कोरोना के समय में अक्सर टीवी पर, अखबार में, हर जगह सुनते हैं कि जिसके शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता ज़्यादा है उसमें कोरोना का अटैक कम होता है। मतलब जिसके शरीर का इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है वो कोरोना से लड़ने में ज़्यादा देर तक सक्षम है, और जो इसका इम्यूनिटी कमज़ोर है, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता कम है, तो वो जल्दी उस रोग के चपेट में आ जाते हैं। ऐसा हम लोग अक्सर सुनते हैं। तो अब समझिए कि किसी भी व्यक्ति में रोग से लड़ने की क्षमता दो तरह से होता है, एक होता है जन्मजात, एक होता है हम लोग बाहर से अचीव करते हैं, जिसको एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जन्मजात तो माँ बाप से है, एक्वायर्ड हुआ हम लोग वैक्सीन लिए, टीका लिए, जैसे अभी कोरोना का टीका लिया जा रहा है, उसी ढंग से बचपन में हम लोग पोलियो का लिए थे, जैसे कभी कभी देखते हैं पल्स पोलियो 2 बूंद ज़िंदगी के लिए पिलाया जाता है, या BCG का टीका और भी है, रूबेला का टीका, वो सब लेके हम लोग क्या करते हैं, शरीर में रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें दो चीज़ समझने का प्रयास कीजिए, चूँकि इम्यूनिटी का ये चैप्टर अलग है, इम्यूनोलॉजी का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं। एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। अगर इस चीज़ को समझ गए तो अच्छा रहेगा समझने में। एंटीजन क्या होता है कि जब किसी शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आकर आक्रमण करता है तो वो एंटीजन कहलाता है। मान लीजिए ये व्यक्ति है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी अगर आक्रमण कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एंटीजन। और इसको मारने के लिए शरीर में फिर क्या होगा, केमिकल बनेगा। अब ये एंटीजन मान लीजिए घुस गया, इसके शरीर में क्या घुस गया,
कुछ सूक्ष्म जीव घुस गया। अब सूक्ष्म जीव जो घुसा है, मान लीजिए कि बैक्टीरिया घुस गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किस चीज़ को, कौन सा रोग उत्पन्न करेगा? टीबी का बीमारी, जिसको क्षय रोग कहते हैं। अब ये जब घुसा तो फिर उसको मारने के लिए शरीर में ऑटोमेटिक कुछ केमिकल बनता है। उस केमिकल का नाम क्या है? एंटीबॉडी। बात समझ में आएगी? अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि मान लीजिए अपना देश भारत है। अब भारत है, भारत में कोई विदेशी व्यक्ति घुसकर चाहता है कि हम भारत के लोगों को मार दें। तो जो विदेशी व्यक्ति भारत में घुसने का प्रयास करेगा या घुसने की कोशिश करेगा या घुस गया, तो जो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आतंकवादी, है ना। क्योंकि हमारे लोगों को क्षति पहुंचा रहा है, हम लोग को मार रहा है, तो वो जो बाहर का जो व्यक्ति हमारे अंदर घुसकर, हमारे देश की सीमा में घुसकर हम लोग को जो क्षति पहुंचा रहा है, उसको क्या कहेंगे? ये एंटीजन है। उसको क्या कहेंगे? ये एंटीजन है। अब उसको मारने के लिए क्या है? उस आतंकवादी को मारने के लिए क्या है? सेना है, पुलिस है, सुरक्षा बल है। तो वो सुरक्षा बल फिर गोली चलाएगा किस पर? आतंकवादी पर, जिसको कहते हैं सुरक्षा बल। तो वो सुरक्षा बल क्या है हमारे शरीर में? एंटीबॉडी है। बात समझ में आया? जो आतंकवादी है उसको एंटीजन कहेंगे और जो सुरक्षा बल है उसको एंटीबॉडी कहेंगे। बात समझ में आ गई? सेम चीज़ यहाँ पर है। जो शरीर में जो बाहरी कण प्रवेश करेगा, हम लोग को रोग से ग्रसित करने के लिए जो प्रवेश करेगा, चाहे वो धूल कण हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्रोटोजोआ, कोई भी चीज़ हो, फॉरेन पार्टिकल हो, हमारे शरीर में प्रवेश किया हम लोग को बीमार करने के उद्देश्य से, उसको एंटीजन कहेंगे। उसको मारने के लिए शरीर में केमिकल बनेगा, उसको एंटीबॉडी कहेंगे। बात समझ आई? अब समझिए कि जब कोई पुरुष किसी फीमेल के साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, तो क्या करता है कि वो अपना सीमेन उसमें डिस्चार्ज करेगा, फीमेल के योनि के अंदर अपना स्पर्म को डालेगा। तो जब स्पर्म फीमेल के योनि के अंदर डालेगा, तो फीमेल के योनि में जब स्पर्म गया, तो वो भी तो फॉरेन पार्टिकल हो गया, वो तो भी तो बाहरी वस्तु हो गया, वो भी तो बाहरी चीज़ हो गया, क्योंकि फीमेल का शरीर अलग है। फीमेल के शरीर में तो स्पर्म तो बनता नहीं है, स्पर्म तो बनता है पुरुष के शरीर में। वो अपना स्पर्म जाके उसमें डाल दिया, चूँकि शारीरिक संबंध बना है, उसमें डाल दिया। तो ये जो सीमेन है क्या है? एंटीजन की तरह काम करेगा। फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी कण है, एंटीजन के काम करेगा। अब उस एंटीजन को मारने के लिए, उस सीमेन को मारने के लिए क्या होगा? फीमेल का बॉडी एंटीबॉडी बनाएगा कि नहीं? बनाएगा, जरूर बनाएगा। अब देखिए, उस एंटीजन को नहीं बनाए, इसलिए फीमेल के इम्यूनिटी को कम करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है, जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। जिसका नाम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन। इसको आप दूसरे उदाहरण से समझिए। सपोज कीजिए कि कोई बाहर का आतंकवादी, किसी दूसरे देश का आतंकवादी सेना की वर्दी में हमारे देश में घुसा और हमारे सुरक्षा तंत्र के जवानों ने उसको पकड़कर मार दिया, उसको घेर कर मार दिया, क्योंकि वो हमको क्षति पहुंचाने के लिए आया था, है ना। अब सोचिए कि कोई विदेशी मेहमान हमारे साथ आए, मतलब हमारे देश के दौरा पर आए, और उसके साथ कुछ सुरक्षा बल भी आ गए हैं। अब क्या करेगा? जो हमारे देश के जो जवान हैं, क्या उसको मार देंगे? नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो सुरक्षा बल के जो विदेशी मेहमान उनके साथ आए हैं, वो हम लोग को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, बल्कि वो हमारे देश में मेहमान बनकर आए, उसको नहीं मारा जाएगा। तो उसी ढंग से इसको बताया जाता है कि देखो, ये सीमेन जो तुम्हारे शरीर में आया है, हम फीमेल के बॉडी में आया है, ये हम लोग को मारने के लिए नहीं आया, बल्कि ये फायदा पहुंचाने के लिए आया, क्योंकि अब इसमें बच्चा का निर्माण होगा, ओवम से सीमेन मिलेगा, ओवम से शुक्राणु का मिलन होगा, और शुक्राणु का मिलन होगा तो फिर क्या होगा? भ्रूण का निर्माण होगा, भ्रूण विकसित होकर बच्चा बनेगा। तो ये बताया जाता है। तो ये क्या करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन मादा के प्रतिरक्षा तंत्र को दबाता है और एंटीजन जैसा व्यवहार करने से रोकता है। ये एंटीजन जैसा, वो एंटीजन के साथ जैसे दुश्मन जैसा व्यवहार करते हो, सीमेन के साथ मत करो, ये समझाता है कौन? प्रोस्टाग्लैंडिन। कहता है कि सीमेन के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं करना है, आतंकवादी जैसा व्यवहार नहीं करना, जैसा एंटीजन के साथ करते थे। इसलिए अगर ऐसा नहीं करे तो क्या होगा? सीमेन को मार देगा, इम्यून सिस्टम जो होगा फीमेल का वो मार देगा, तो फिर तो कभी बच्चा ही नहीं तैयार होगा, है ना। इसलिए प्रोस्टाग्लैंडिन का भी बहुत काम होता है। एक होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हम लोग सुनते हैं कि फल में पाया जाता है, बचपन से ही पढ़े हैं, और या कई बार किताबों में भी देखे होंगे, फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है। ये हाईली न्यूट्रिएंट होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होता है। अब देखिए, सीमेन जो है, पढ़े होंगे कि हम ही पढ़ाए थे कि सीमेन में क्या होता है। अब यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। अब देखिए, सीमेन का निर्माण होता है कहाँ पर? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा था। वहाँ पर बताए थे कि जर्म सेल था। तो जर्म सेल था, स्पर्मेटोजोआ का निर्माण कर रहा था, और उसमें क्या कहते हैं,
गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस था, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के तहत क्या था कि स्पर्म का निर्माण हो रहा था। फिर स्पर्म को भोजन दे रहा था, स्पर्म को एनर्जी दे रहा था कौन? सर्टोली सेल। तो ये भोजन दे रहा था, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक आया। अब सपोज कीजिए जैसे हम लोग सपोज कीजिए कि घर से जा रहे हैं कि कहीं बाहर पढ़ने के लिए, सपोज कीजिए घर से हम दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अब घर से दिल्ली जा रहे हैं तो माँ क्या की कि खाना वाना खिला दी। खाना जब खिला दी तो फिर क्या करते, एक टिफिन में खाना पैक करके दे दी, जाओ बेटा रास्ते में भी खा लेना, भूख तो लगेगी, ऐसा तो नहीं है जो खाना अभी दे दिए उसी एनर्जी से काम चलेगा। क्योंकि 24 घंटा का रास्ता है, जाएगा रास्ते में भूख लगी, इसलिए कुछ ठकुआ पूरी पकवान चूरा वूरा सब कुछ देके नाश्ता वास्ता बना के दे दी, जाओ रास्ते में भी खाना, ये एनर्जी का पैकेट है। उसी ढंग से स्पर्म में क्या होता है कि स्पर्म का निर्माण यहाँ हुआ तो सर्टोली सेल तो उसको एनर्जी दे दिया, वो एनर्जी दिया तो ये तो यहाँ तक तो आ गया स्पर्म। अब जो है उसको स्पर्म को तो लंबी यात्रा पर जाना है, क्योंकि स्पर्म जो अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से निकलेगा और इस नली होते हुए पुरुष के पेनिस से निकलेगा। अब क्या जाएगा, फीमेल के वैजाना के अंदर, मादा के योनि के अंदर जाएगा, और मादा के योनि में भी उसको योनि होते हुए गर्भाशय होते फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। वहाँ पर ओवम से क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम दिखाते हैं इसका, देखिए यहाँ पे एक भाग ही दिखाते हैं। तो अब जैसे स्पर्म को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया, पुरुष जो है अपना, मेल जो है अपना स्पर्म को यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया, सीमेन यहाँ पे आया। अब देखिए यहाँ से तो इसको आना है यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में, यहाँ पर जो अंडाणु है यहाँ तक आना है, किसको, शुक्राणु को, यहाँ तक आना है। और यहाँ से लेकर मतलब कि बास डिफरेंस के इस पोर्शन से लेकर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से इतना लंबा दूरी तय करेगा, फिर यहाँ पर आया, फिर इतना ऐसे करके आया। इतना जो लंबा सफ़र तय करेगा तो उसको एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? उसको एनर्जी ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज चाहिए, हाईली न्यूट्रिएंट चाहिए, काफ़ी एनर्जेटिक एनर्जी चाहिए। और ये क्या करता है, ये सेमिनल वेसिकल जो है ये फ्रुक्टोज देता है, ये फ्रुक्टोज को मिला देता है किस में, स्पर्म में, और ये सीमेन का निर्माण करता है। और इसको कहता है जा बेटा आगे आगे तुमको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, इसलिए पूरा डाइट लेकर जाओ। ये काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, कौन, ये फ्रुक्टोज। और तब जाकर स्पर्म जो है पूरा दंदनाते हुए चलता है, क्योंकि उसको तो एनर्जी मिल गया है, उसको कहीं अब दिक्कत नहीं है। वो इतना एनर्जी ले लिया है कि वो फीमेल के वेजाना के अंदर एक दिन भी आराम से रहेगा, उसको एनर्जी पूरा मिलता रहेगा। अगर यहाँ पे उसको एनर्जी नहीं मिला तो रास्ते में बेचारा छटपटा के मर जाएगा, भूखे मर जाएगा, आगे जाएगा ही नहीं। फीमेल के योनि में पहुँच भी गया तो वो फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो तो दम तोड़ देगा, उसको एनर्जी नहीं है, भूखे से उमर गया है स्पर्म, है ना। तो स्पर्म भूखा नहीं मरे, इसलिए यहाँ पे इसको भोजन दिया जाता है। और भोजन किस रूप में होता है, ये फ्रुक्टोज के रूप में होता है, और ये फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये सेमिनल वेसिकल है, पुरुष में 2 पाया जाता है, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला नंबर तो ये भोजन देता है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है कि ये जो ट्रैक है, यूरेथ्रा जिसको कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, ये मूत्र मार्ग में अम्लीयता को खत्म करता है, क्योंकि ये इधर चीफ गेस्ट आने वाले हैं। और चीफ गेस्ट कौन है, ये शुक्राणु है, उसको आने के लिए पूरा रास्ता को साफ करता है, फीमेल के अंदर के रास्ता को साफ करता है ये एल्कलाइन फ्लूइड। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, फीमेल के बॉडी का इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। एक चीज़ और करता है कि ये जो शुक्राशय से जो फ्लूइड निकलता है, ये फीमेल के योनि में सिकुड़न पैदा करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन पैदा करता है। सिकुड़न पैदा होने से क्या होगा कि स्पर्म तेजी से आगे निकलेगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखें, इसका अध्ययन किए सेमिनल वेसिकल का। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है, तो आई होप आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करें। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के पास शेयर करें और अपना कमेंट करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।